नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र कुमार यादव आज भारतीय संवैधानिक विकास के अंतर्गत तीसरी क्लास लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम कुछ अधिनियमों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भारतीय संविधान में इन अधिनियमों की कौन कौन सी बात प्रभावी है या किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, भारत के संवैधानिक विकास से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी से पूछा जाता है। तो आपको जैसा पता है कि इससे पहली वाली क्लास में हमने आपको 1773 का इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, क्यों लाया गया था, उद्देश्य क्या थे और उसकी प्रमुख बातें क्या थी, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 ये 1781 में आया था। इस एक्ट की अब हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। सेटलमेंट एक्ट 1781, इस पे हम चर्चा आज करेंगे। सेटलमेंट एक्ट 1781 जब ये लाया गया तो किसके सुझाव पर लाया गया और क्यों लाया गया, इसकी प्रमुख बातें क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये 1781 में लाया गया था, ये एक्ट लाने के पीछे जो सुझाव था या जिन्होंने सिफारिश की थी, तो सुझाव दिया था। एक व्यक्ति थे इंग्लैंड में, काफी उनका चर्चित नाम है एडमंड बर्ग के सुझाव पर लाया गया था। एडमंड बर्ग के सुझाव पर लाया गया था और उस समय ये जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद की एक समिति थी, कौन सी, प्रवर समिति। इसी के ये अध्यक्ष थे। यानी जब ये लाया गया अधिनियम सेटलमेंट एक्ट 1781, तो ये सुझाव दिया था एडमंड बर्ग। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रवर कमेटी के अध्यक्ष थे, इन्होंने इसे लाने का सुझाव दिया था। और इसके पीछे लाने का जो उद्देश्य था, यानी क्यों लाया गया, तो कई बार पूछ लेता है। तो उद्देश्य ये था कि 1773 के अधिनियम के दोषों को दूर करना। यानी इसको लाने के पीछे जो मेन उद्देश्य था कि जो 1773 में अधिनियम आया था इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट, उस समय आया, लेकिन बाद में उसमें कुछ कमियां महसूस की गई और उसके सुधार हेतु, यानी उसमें कौन कौन से दोष हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, यही सिफारिश एडमंड बर्ग ने किया था, जो कि अध्यक्ष थे प्रवर समिति के। और उसी के दोषों को दूर करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। वैसे इस अधिनियम की बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं हैं, लेकिन 2-3-4 बातें हैं जो हम आपको बताते हैं। यानी प्रमुख तथ्य कौन कौन से थे,
इसको हम बताएंगे और आप ध्यान रखेंगे जब ये अधिनियम लाया गया था तो एक 1773 में एक संशोधन अधिनियम था, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी है बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781, यानी बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी प्रमुख बातें हम देख लेते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो 1781 का अधिनियम है इसकी प्रमुख बातें क्या क्या थी, यानी कौन कौन से बदलाव किए गए। तो कुछ बातें हैं जिसकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तो इसकी पहली बात जो परीक्षाओं में पूछी जाती है या पूछी जा सकती है, तो आपको बता दें कि 1773 में एक एक्ट आया था, वो एक नियम आया था कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा, और 74 में वो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित भी किया गया, लेकिन उसके क्षेत्राधिकार को स्पष्ट नहीं किया गया, यानी उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा वो अस्पष्ट था। दूसरी चीज, अंग्रेज जो कर्मचारी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के या उसके जो चीफ ऑफ गवर्नर थे की कार्यकारिणी परिषद थी, वो नहीं चाहती थी कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र में आए। उनका विरोध भी था, वो चाहते थे कि हम इससे मुक्त कर दिए जाए, यानी ये जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट है इसके हम क्षेत्र में नहीं बल्कि हमारे मुकदमों की सुनवाई इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में की जाए, वहां पे की जाए, यहाँ ना की जाए। तो एक हिसाब से दोष को दूर करने का एक बहाना भी था, और दूसरी तरफ जो अंग्रेज अधिकारी थे या उनके गवर्नर जनरल की उसमें जो थे उनको इस अधिकारिता से बाहर करना था। तो इसकी जो पहली बात थी, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों को इसके क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। किसके? इसी के, यानी ये कह दिया गया कि जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी वाले हैं वो इस क्षेत्राधिकार से मुक्त हो गए। यानी अब ये तय हो गया कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी उसके जो सदस्य थे वो सर्वोच्च न्यायालय की, किसकी? सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता में खुला था उससे मुक्त हो गए, उसके क्षेत्राधिकार से। इस अधिनियम की जो दूसरी आप बड़ी बात कह लीजिए, इसके तहत ये व्यवस्था की गई कि जो सर्वोच्च न्यायालय है अगर वो कोई निर्णय पारित करता है, जो कलकत्ता में स्थापित किया गया है, निर्णय पारित करता है या कोई विधि, मतलब लॉ, जो लॉ बनाया जाता है तो भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं का ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? भारतीय रीति रिवाज व परंपरा, यानी ये तय कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट यदि कोई डिसीजन पारित करता है, कोई विधि संपादित करता है वाया सदस्य,
देखना होगा कि उस नए निर्णय या नियम से कोई भारतीय रीति रिवाज तो नहीं प्रभावित हो रहा है या हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो उन्हें एक डर था कि भारतीय लोग इसका तुरंत विरोध कर देंगे। तीसरी इस अधिनियम की जो बात थी वो देख लेते हैं। इस अधिनियम की तीसरी बात थी कि जो सर्वोच्च न्यायालय था उसको राजस्व अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय था सर्वोच्च न्यायालय को राजस्व अधिकारिता से मुक्त, यानी कहा गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो राजस्व संबंधी मामलों को नहीं देखेगा और ये अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को कि वो राजस्व मंडल की स्थापना करे, राजस्व मंडल की स्थापना करे। यानी यहां सर्वोच्च न्यायालय को राजस्व अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। ये ध्यान देंगे, ये तीन बातें आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों को क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया और यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय पारित करता है या कोई विधि बनाता है तो भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं का उसे ध्यान रखना होगा। तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय से कहा गया कि वो राजस्व अधिकारिता से जो उसे मुक्त किया जाता है और गवर्नर जनरल जो है वो राजस्व मंडल की स्थापना करेगा। और इस एक्ट की चौथी जो बात है वो आपको, हालांकि जब भी परीक्षाओं में पूछा जाता है इन्हीं तीनों से पूछा जाता है और बातें थी, लेकिन चौथी बात आप समझ लीजिए कि जो कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन तीनों के लिए गवर्नर जनरल को विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। कहा गया कि जो तीनों प्रेसिडेंसियां, हालांकि पहले ये स्वतंत्र थी, 1773 में ये गवर्नर जनरल के अधीन लाई गई थी, लेकिन अभी इन तीनों के लिए गवर्नर जनरल को विधि बनाने का अधिकार नहीं था। लेकिन यहाँ पर उन्हें इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए लॉ में राइट मिल गया, यानी ये कह दिया गया कि अब वो तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए कानून बना सकता है। तो 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट था ये वास्तव में एक संशोधनकारी अधिनियम था, साथ ही विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करना था कि इसका क्षेत्राधिकार किस पे लागू होता है और किस पे लागू नहीं होता है। इस अधिनियम का मेन उद्देश्य यही था। आपको समझ में आया होगा यह अधिनियम, यह आशा करते हैं। और इसी के आगे हम इसी में आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी समझा देते हैं, क्योंकि मित्रों अगर हम एक एक एक्ट लेंगे तो फिर बहुत सारे लेक्चर हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि एक दो करके जल्दी से समेटें इनको, तब आपको भारतीय संविधान का निर्माण और वर्तमान भारतीय संविधान से परिचित करवाएं। तो मित्रों अब इसके आगे हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो 1781 का सेटलमेंट आया था वो अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा, और इसके बाद एक नया अधिनियम आता है देश में, और वो कहलाता है पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये अधिनियम आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे यंग पिट्स। उन्हीं के नाम पर इस अधिनियम का नाम यंग पिट्स कर दिया गया। इसका जो शीर्षक था, क्योंकि एक शीर्षक के साथ ही आया था, तो इसका जो हम देखेंगे, इस अधिनियम का जो शीर्षक था वो था भारत में ब्रिटिश अधिकारिता वाला क्षेत्र। यानी आप समझ सकते हैं कि जो पिट्स इंडिया एक्ट एंगपिट के समय में आया था, इसका शीर्षक ही था भारत में ब्रिटिश अधिकारिता वाला क्षेत्र। इसका मतलब यह था कि भारत में या भारत के अंतर्गत ब्रिटिश अधिकार वाला क्षेत्र, यूं कह लीजिए कि इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार किसी भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकारिता वाला क्षेत्र बताया। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार किसी भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र बताया। तो मित्रों, वो अधिनियम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस अधिनियम की जो प्रमुख बातें हैं, क्या क्या बदलाव हुए, किन किन नई चीजों को लाया गया, वो हम विस्तृत देख रहे हैं और जानते हैं कि 84 की प्रमुख बातें क्या हैं। इसके प्रमुख तथ्य या इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या थे इस अधिनियम के, इसके अंतर्गत हम देखते हैं। देखिए मित्रों, जो 1784 का अधिनियम आया तो इसमें 6 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना लिया गया। 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ नियंत्रण।
जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। यानी 6 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ नियंत्रक मिला भारत को। और दूसरी बात, जब 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ नियंत्रक मिलता है, यही से जो एक्ट है इसके द्वारा कंपनी का कार्य जो है वो 2 भागों में बंट जाता है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं आप समझेंगे। एक व्यापारिक और दूसरा राजनैतिक। यानी एक क्षेत्र हो जाता है व्यापारिक और दूसरा हो जाता है राजनैतिक। अब जो व्यापारिक इसका कार्यभार है वो निदेशक मंडल के अधीन होता है। निदेशक मंडल निदेशक मंडल के अधीन होता है। ये वही निदेशक मंडल है जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनाया गया था, जिसमें 24 मेंबर थे, यानी 24 सदस्य थे। अब व्यापारिक जो कार्य क्षेत्र है वो निदेशक मंडल देखता है, और जो राजनैतिक है ये देखने लगता है नियंत्रण बोर्ड। ये वही नियंत्रण बोर्ड है, ये वाला, या बोर्ड ऑफ नियंत्रण भी कह सकते हो, नियंत्रक मंडल। बोर्ड ऑफ इंग्लिश में लिखे हैं तो इसको कंट्रोल कर लीजिए। इसे नियंत्रण मंडल कहते हैं। तो राजनैतिक जो है वो नियंत्रण बोर्ड देखने लगता है। यानी 2 बातें, इसी से तीसरी बात निकलती है। अब तीसरी बात ये निकलती है कि जब इसके 2 क्षेत्र हो जाते हैं तो फिर यहां पे द्वैध शासन शुरू हो जाता है, दोहरा शासन। अब वो द्वैध शासन कैसे शुरू होता है? एक नंबर पे एक निदेशक मंडल करता है, जैसा कि हमने वहां आपको बताया, निदेशक मंडल, और दूसरा नियंत्रण बोर्ड। ये नियंत्रण बोर्ड जो है, नियंत्रण मंडल कह दीजिए, ये देखने लगता है। अब आपको पता है कि निदेशक मंडल ये वही है जो 24 सदस्यों का था, और नियंत्रण बोर्ड ये जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति? सम्राट के प्रति। यानी निदेशक मंडल अब अलग, नियंत्रण बोर्ड अलग, और नियंत्रण बोर्ड को कंट्रोल करती है महारानी सम्राट। अब यहीं से ये द्वैध शासन शुरू होता है, और ये द्वैध शासन 1858 तक बना रहता है। जब देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है और उसके बाद का जो अधिनियम आता है, भारत सरकार अधिनियम 1858, तब जाके इस दोहरी व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। ये दोहरी व्यवस्था 1784 से चल के 1858 तक बनी रहती है। 1857 की क्रांति नियंत्रण बोर्ड और व्यापारिक मंडल दोहरे शासन के कारण भारतीय असंतोष को उजागर करने के लिए भी मानी जाती है, ऐसा मानना है। अब इस अधिनियम की
अगली बात देख लीजिए, इस अधिनियम में एक और बदलाव किया जाता है। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है, मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है काउंसिल इन गवर्नर जनरल की, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक गवर्नर जनरल था और 4 अन्य थे। मैंने उनका आपको नाम भी बताया था, आपने पढ़ा होगा, नोट्स बनाया होगा तो लिख भी लिया होगा। फिलिप फ्रांसिस थे और मानसन था, बारबेल थे, क्लेवरिंग थे। तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी उसमें सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई, जो 4 थी। अब यहां से कितनी हो गई? 3 हो गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? ये सदस्य हैं 3 कर दी गई। इसके बाद इस अधिनियम की अगली बात पर हम नजर डालें तो देखेंगे कि एक और धारा इसमें जोड़ी गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं वो किसी भी भारतीय नरेश मतलब राजा या कोई भी हो, उससे कोई दान या उपहार नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, उसके बाद नजमुद्दौला जब शासक बना तो मैंने बताया था वहां भी बंगाल में द्वैध शासन लगा था, जो 1773 में वारेन हेस्टिंग ने हटाया था। तो उस समय इतनी लूट घसोट मची कि ईस्ट इंडिया कंपनी कंगाली के मोड़ पे आ गई, लेकिन कर्मचारी मालामाल हो गए। और जब उनसे पूछा गया कि भैया कंपनी गरीब और आप अमीर, ये कैसे हो सकता, तो उन्होंने जवाब दिया था कि जो मेरे पास निजी संपत्ति है ये भारतीय राजाओं ने हमारी सेवाओं से खुश होकर हमको दिया है। इसीलिए इस एक्ट के माध्यम से निर्णय लिया गया कि अब कोई भी जो नरेश है या राजा है, कोई दान या कुछ देना चाहता है तो ऐसा कर्मचारी अब नहीं देगा। और इस एक्ट की एक बात और जोड़ लीजिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम की जो अगली बड़ी बात थी वो ये थी कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल अब किसी भी राजा या रियासत या और कोई इनके साथ तब तक कोई समझौता नहीं कर सकती थी जब तक कि निदेशक मंडल से ऐसी सलाह न ले ली जाए। यानी गवर्नर जनरल जो था अब शिकंजे में आ गया, स्वतंत्र नहीं रहा। यानी उसे अब किसी भी तरह से युद्ध, संधि, प्रस्ताव कुछ भी हो, इसके लिए उसे निदेशक मंडल की सलाह लेना होगा। निदेशक मंडल की सलाह लेना होगा, ये कहा गया इस अधिनियम में। तो मित्रों, इस अधिनियम की और भी कुछ बातें हैं, जिसमें एक धारा ये भी कहती है कि गवर्नर जनरल
प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकती है, लेकिन उसे जब ये लगे कि वो केंद्रीय कानूनों को लागू करने में अक्षम है या लागू नहीं कर पा रही है, तो उन्हें बर्खास्त करने का भी अधिकार दिया गया। और ये भी बताया गया कि जो राजस्व संबंधी मामले हैं उसके लिए न्यायालय भी खोला जाए। तो इस अधिनियम के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की और आपको हमने बताया कि पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया था, इसकी प्रमुख बातें क्या थी और कैसे देश में बदलाव हुआ, और इस एक्ट का जो प्रभाव है वो 1858 तक बना रहा। तो उम्मीद करते हैं मित्रों आप सभी को ये जरूर पसंद आया होगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि किसी भी परीक्षा में अब इस एक्ट से जुड़े कोई सवाल आपके गलत नहीं होंगे। तो अब हम इसके आगे का टॉपिक अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। और साथ ही मित्रों आप लोग, ये बहुत उपयोगी जानकारी है, सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए अपने मित्रों, प्रियजनों, संबंधियों या जो भी तैयारी करने वाले आपके आसपास के लोग हों उन तक पहुंचाएं। इसको लाइक करें, शेयर